Good morning to all of you students. इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें कि लास्ट क्लास में जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो टॉपिक था आपका इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये आपका सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। फर्स्ट यूनिट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में पढ़ा, उसकी मीनिंग मीन्स अंतर्राष्ट्रीय वितरण प्रणाली क्या होती है, एंड देन हम लोगों ने स्टडी किया था उसके डेफिनेशन एंड देन टाइप्स। मीन्स इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितने प्रकार के होते हैं। जिसमें टाइप्स में हम लोगों ने स्टडी किया था 2 टाइप्स के होते हैं इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपका फर्स्ट था डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, दोनों का मीनिंग लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। मीन्स अगर इफ़ एक्सपोर्टर जो है अगर वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट करता है तो उससे उसे क्या बेनिफिट होती है, मीन्स क्या लाभ होता है और क्या हानि। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। यही आपका एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी इसे आप बोल सकते हो। हिंदी में प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली के लाभ। हिंदी में प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली के लाभ क्या क्या है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो इसमें आपका एडवांटेज है डायरेक्ट मार्केटिंग का, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, वो सबसे फर्स्ट है हाई प्रॉफिट मार्जिन। सबसे फर्स्ट जो बेनिफिट है वो है हाई प्रॉफिट मार्जिन। हिंदी में इसे बोलते हैं उच्च लाभ मार्जिन। हिंदी में उच्च लाभ मार्जिन। ओके, ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। The profit margin is more in direct marketing as the sell price can be kept at a reasonable level because deductions due to commission etc. are absent. डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जैसे कि मैंने आपको याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो चैनल होता है जिसमें कोई इंटरमीडिएरीज नहीं होते हैं, जहाँ पर कि जो मैन्युफैक्चरर्स है वो डायरेक्टली कांटेक्ट करता है कस्टमर से और अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डायरेक्टली जो है कस्टमर्स तक पहुँचाता है, राइट। तो सबसे मेन जो बेनिफिट होता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का वो यही है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन होती है मैन्युफैक्चरर की, कंपनी की, वो हाई होती है। कॉस्ट द प्रॉफिट मार्जिन इन डायरेक्ट मार्केटिंग में ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इनडायरेक्ट मार्केटिंग, क्योंकि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि सेल प्राइस जो रहती है वो एक रीज़नेबल लेवल तक ही रहती है, बिकॉज क्योंकि इसमें इंटरमीडिएरीज या कोई भी जो बिचौलिया होते हैं उनका रोल नहीं होता है, इसलिए कंपनी को जो उनको कमीशंस देना पड़ता है तो यहाँ पर वो कमीशंस नहीं देना पड़ता है। तो इन कमीशन की वजह से जो कंपनी है वो प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस होता है वो आपका सेल प्राइस एक रीज़नेबल लेवल पे होता है, जिससे कि प्रॉफिट जो होती है कंपनी की ज़्यादा होती है। फिर से इसे समझिए कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉफिट मार्जिन हाई क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएरीज
प्रेजेंट नहीं होता है। जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है कस्टमर तक, क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरमीडिएरीज प्रेजेंट नहीं है तो उनको कोई भी कमीशन भी नहीं देना होता है कंपनी को। और अगर कमीशन कंपनी को नहीं देना होता है तो जो भी उसका जो सेविंग्स होता है उस कमीशन के पैसे का, और इसके अलावा जो सेल प्राइस होती है वो भी कंपनी एक रीज़नेबल लेवल पर रखती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं और जिससे कि कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। क्लियर है? तो ये था आपका सबसे फर्स्ट मेरिट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, हाई प्रॉफिट मार्जिन। नेक्स्ट आ जाइए, सेकेंड पॉइंट है आपका, सेकेंड जो बेनिफिट है वो है इंटेंसिव यूज ऑफ सेलेक्टेड मार्केट। इंटेंसिव यूज ऑफ सेलेक्टेड मार्केट, हिंदी में चयनित बाजार का गहन उपयोग। चयनित बाजार का गहन उपयोग। ओके, क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। ये क्या है सेकेंड पॉइंट? इंटेंसिव यूज ऑफ द सेलेक्टेड फॉरेन मार्केट इज पॉसिबल एज एक्सपोर्ट्स एज आर मेड डायरेक्टली। दिस गिव्स लार्ज सेल्स एंड पॉपुलैरिटी इन द मार्केट। फॉरेन मार्केट में इंटेंसिव यूज़ ऑफ द सेलेक्टेड फॉरेन मार्केट तभी पॉसिबल है जबकि एक्सपोर्ट जो है वो डायरेक्टली हो, मीन्स जहाँ पर मिडिल मैन जो हैं, जो इंटरमीडिएरीज हैं वो एब्सेंट हो। तो यहाँ पर कोई भी कंपनी जो फॉरेन मार्केट है उसका इंटेंसिव यूज़ आसानी से कर सकती है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है, जो भी कंपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रही है वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकती है। वहाँ पर कोई इंटरमीडिएरीज की उसे हेल्प नहीं लेनी होती है, जिससे कि मार्केट में जो कंपनी का सेल्स होता है वो बहुत ही लार्ज हो जाता है, मीन्स सेल्स इंक्रीज़ होने लगता है एंड पॉपुलैरिटी इन द मार्केट। और मार्केट में जो पॉपुलैरिटी होती है, जो कंपनी की एक इमेज होती है, वो भी बिल्डअप होने लगती है। ओके, मीन्स डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है कि जो भी सेलेक्टेड फॉरेन मार्केट है उनका ईजिली कंपनी इंटेंसिव यूज़ अच्छे से कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट्स डायरेक्ट किया जाता है। मीन्स जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर देती है, कोई मिडिल मैन की इसमें नीड नहीं है, जिससे कि कंपनी जो लार्ज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सेल कर पाती है और उसकी पॉपुलैरिटी भी मार्केट में इंक्रीज़ होने लगती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, हिंदी में सरकारी प्रोत्साहनों का लाभ। सरकारी प्रोत्साहनों का लाभ। Okay, so let's start. The exporter can secure direct and full benefits of various export incentives and concessions, that is to say duty drawback etc. offered by the government. डायरेक्ट मार्केटिंग का मीन्स डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रत्यक्ष जो वितरण प्रणाली है उसका एक लाभ, एक फ़ायदा ये भी है कि जो भी एक्सपोर्टर कंपनी है, जो भी एक्सपोर्टिंग कंपनी है, वो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स का, गवर्नमेंट कंसेशंस का डायरेक्ट और फुल बेनिफिट्स रिसीव कर सकती है, जो कि गवर्नमेंट उसे ऑफ़र करती है। ओके, बट अगर वो इनडायरेक्ट में आ जाती है, अगर वो इंटरमीडिएरीज का हेल्प ले लेती है अपने गुड्स को अनदर कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट से मिलने वाली जो इंसेंटिव्स होती हैं, जो कंसेशंस होती हैं, वो थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, तो डायरेक्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका एक बेनिफिट कंपनी को या एक्सपोर्टिंग फर्म को ये भी है
कि वो जितने भी गवर्नमेंट द्वारा ऑफ़र किए गए हैं इंसेंटिव एंड कंसेशन एक्सपोर्टिंग कंपनी के लिए, वो उन सारे इंसेंटिव्स और सारे कंसेशंस का फुल्ली बेनिफिट रिसीव कर सकती है। ओके, और डायरेक्टली वो रिसीव कर सकती है। बट अगर वो इनडायरेक्ट में अगर आप चले जाओ, अगर वो कोई मिडिल मैन की हेल्प लेती है, कोई इंटरमीडियरीज के थ्रू अपने गुड्स को सेंड करती है अनदर कंट्री में, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट के कंसेशंस हैं, जो उसके इंसेंटिव्स हैं, वो रेड्यूस हो जाते हैं, मीन्स कम हो जाते हैं। ओके, क्लियर है? तो एक बेनिफिट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का ये भी है कि गवर्नमेंट इंसेंटिव्स का यहाँ पर कंपनी को ईजिली बेनिफिट और फुल बेनिफिट रिसीव होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो आपका बेनिफिट है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है एब्सेंस ऑफ डिपेंडेंस ऑन मिडिलमैन। एब्सेंस ऑफ डिपेंडेंस ऑन मिडिलमैन, हिंदी में बिचौलियों पर निर्भरता का अभाव। हिंदी में बिचौलियों पर निर्भरता का अभाव। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। द एक्सपोर्टिंग फर्म is not at the mercy of the middleman for exporting purpose. It can export regularly through its marketing network. Okay? तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का एक बेनिफिट ये भी है कि यहाँ पर जो एक्सपोर्टिंग फर्म है, जो एक्सपोर्टर हैं, जो कि अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को अनदर कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको किसी भी मिडिल मैन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। अगर वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करते हैं अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ पर उन्हें किसी भी मिडिल मैन पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। वो अपने अकॉर्डिंगली अपने मार्केटिंग नेटवर्क के थ्रू अपने गुड्स, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स को रेगुलरली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें उन्हें किसी भी मिडिल मैन की नीड नहीं होती है, और वो ईज़िली जो भी उनके गुड्स हैं और सर्विसेज हैं उनको अपना रेगुलरली सप्लाई कर सकते हैं, और उन्हें किसी भी तरह के जो भी इंटरमीडियरीज हैं, जो भी मिडिल मैन हैं, उन पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। क्लियर है? तो ये था आपका फोर्थ बेनिफिट। फिफ्थ पॉइंट आ जाइए। फिफ्थ जो बेनिफिट है जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है मार्केट गुडविल। मार्केट गुडविल, हिंदी में बाजार ख्याति। हिंदी में बाजार ख्याति। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये आपका लास्ट बेनिफिट है। सो लेट्स स्टार्ट द फिफ्थ एंड लास्ट बेनिफिट। ड्यू टू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ कंज्यूमर्स, the firm can establish close relationship with the consumers and create goodwill or reputation in the market. क्योंकि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में आप जानते हो कि यहाँ पर कोई मिडिल मैन नहीं होते हैं, तो यहाँ पर जो भी एक्सपोर्टिंग कंपनियाँ हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट करती हैं अपने कस्टमर से, अपने कंज्यूमर से। और क्योंकि कंपनी जो कि फर्म है, एक्सपोर्टिंग फर्म, वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर रही है अपने कंज्यूमर से, तो यहाँ पर एक्सपोर्टिंग फर्म एंड कंज्यूमर्स के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन हो जाती है। क्योंकि जब वो डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप बिल्डअप होती है, इस्टेब्लिश होती है कंज्यूमर्स के साथ, जिससे कि मार्केट में उस पर्टिकुलर एक्सपोर्टिंग फर्म की गुडविल और रेपुटेशन भी क्रिएट होती है और इंक्रीज़ होती है। क्योंकि जब वो डायरेक्टली अपने कस्टमर से कांटेक्ट करते हैं तो उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन होता है, और उस रिलेशनशिप से मार्केट में पर्टिकुलर एक्सपोर्टिंग फर्म की गुडविल इंक्रीज़ होने लगती है और क्रिएट होने लगती है।
क्लियर है? तो ये था आपका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मेरिट्स। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के क्या क्या डीमेरिट्स हैं, मीन्स क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। मीन्स कोई भी एक्सपोर्टिंग फर्म यदि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करती है तो बेनिफिट तो हम लोगों ने देख लिया कि उसे क्या क्या फ़ायदा होंगे। अब ये हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या क्या उसे हानियाँ भी हो सकती हैं। ओके, हिंदी में प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली की हानियाँ, प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली की हानि। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे मेन जो डीमेरिट होती है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की, वो क्या होती है? ग्रेटर इनिशियल आउटले। ग्रेटर इनिशियल आउटले मीन्स उच्च लागत, हिंदी में उच्च लागत। ओके, ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। The cost of the cost of doing direct export business is very high. It involves greater initial outlay before profits begin to flow in. डायरेक्ट एक्सपोर्ट के या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की सबसे बड़ी डीमेरिट यही होती है कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जब कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म सेलेक्ट करती है तो उस डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करने में मीन्स कंपनी को उसके प्रोसेस में बहुत ही कॉस्ट लगते हैं। उसका कॉस्ट काफ़ी हाई होता है, क्योंकि जब भी कोई एक्सपोर्टिंग फर्म डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सेलेक्ट करती है तो वहाँ पर उससे पहले ही ग्रेटर इनिशियल आउटले उसका पे करना होता है। मीन्स बहुत ज़्यादा पहले ही उसे ह्यूज अमाउंट में खर्चे करने होते हैं, एक्सपेंसेस करने होते हैं। बिफोर प्रॉफिट बिगिंस टू फ्लो इन मीन्स तब तक तो उसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेलिंग करने में प्रॉफिट भी नहीं होती है। तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी को मार्केटिंग करने से पहले ही बहुत सारे कॉस्ट जो हैं वो बेयर करने होते हैं, जब तक कि उसका प्रॉफिट भी अराइज नहीं हुआ होता है। सो स्मॉल एक्सपोर्टिंग फर्म्स कांट अरेंज एडिक्वेट फाइनेंसेस फॉर एक्सपोर्ट। दिस सिस्टम इज़ मोर फेवरेबल टू लार्ज फर्म। जिससे कि इसका, क्योंकि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कॉस्ट बहुत हाई है, यहाँ पर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को फॉलो करने के लिए एक्सपोर्टिंग फर्म को बहुत ही ज़्यादा खर्चे करने होते हैं। इसीलिए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है वो स्मॉल एक्सपोर्टिंग फर्म्स के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंस नहीं होता है, और क्योंकि छोटे छोटे जो स्मॉल एक्सपोर्टिंग फर्म्स हैं उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, इतना उनके पास कैपिटल भी नहीं होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करने से पहले ही बहुत सारा खर्च कर सके। इसीलिए ये जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए सूटेबल नहीं है, उपयुक्त नहीं होते हैं। दिस सिस्टम इज़ मोर फेवरेबल टू लार्ज फर्म्स। ये जो सिस्टम होती है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सिर्फ लार्ज फर्म्स के लिए, जो बड़ी बड़ी एक्सपोर्टिंग फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके लिए ही ये सिस्टम बेनिफिट होता है। ओके, क्योंकि वो बड़े जो फर्म्स हैं वो ईज़िली फाइनेंस को अरेंज कर लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। ये हो गया फर्स्ट डीमेरिट। सेकंड जो डीमेरिट है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या है, स्टार्ट करते हैं। लार्जर रिस्क। लार्जर रिस्क हिंदी में अधिक जोखिम। हिंदी में अधिक जोखिम। ओके, स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इन्वॉल्व्स
lot of risk related to credit, financing, collection, rejected merchandise, and after sales service. These risks are borne by the manufacturer alone. डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में क्या होता है कि डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में बहुत सारे लॉट ऑफ रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी जोखिम इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जो कि आपका क्रेडिट से रिलेटेड हो सकती हैं, फाइनेंसिंग से रिलेटेड हो सकती है, कलेक्शन से रिलेटेड हो सकती है, रिजेक्टेड मर्केंडाइज एंड आफ्टर सेल सर्विस से भी रिलेटेड इसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं। क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग है तो यहाँ पर नो मिडिल मैन इज प्रेजेंट, यहाँ पर कोई मिडिल मैन, कोई इंटरमीडिएरी प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए ये जितने भी रिस्क है जो कि आपका क्रेडिट, फाइनेंसिंग, कलेक्शन, रिजेक्टेड मर्केंडाइज एंड आफ्टर सेल सर्विस, इन सभी से रिलेटेड जितने भी रिस्क होते हैं वो मैन्युफैक्चरर को अलोन ही बियर करने होते हैं। मीन्स इन सभी जोखिमों को, इन सभी रिस्क को, इन सभी खतरों को उत्पादक अकेले ही बियर करता है, अकेले ही उसे इन सब जोखिम उठानी पड़ती है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई मिडिल मैन प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर मिडिल मैन प्रेजेंट होते तो उन सब में रिस्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, जिससे कि मैन्युफैक्चरर को कम रिस्क बियर करना होता। बट क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग है, यहाँ पर कोई मिडिल मैन प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए इन सारे रिस्क को मैन्युफैक्चरर को अकेले ही बियर करना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। थर्ड डिमेरिट क्या है? डिफ़िकल्टी इन मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक्स। डिफ़िकल्टी इन मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक्स, हिंदी में स्कंध के रख रखाव में कठिनाई, या स्टॉक भी लिख सकते हो आप, या रहतिया भी लिख सकते हो। स्टॉक के या स्कंध के या रहतिया के रख रखाव में कठिनाई। ओके, स्टार्ट करते हैं। The success of direct exporting depends upon the timely availability of goods in the overseas market. किसी भी एक्सपोर्टिंग फर्म का डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में एक सक्सेस जो होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उनके पास जो ओवरसीज़ मार्केट्स में उनके जो गुड्स की अवेलेबिलिटी है वो टाइमली होनी चाहिए। ओके, मीन्स वहाँ पर जब भी एक्सपोर्टिंग फर्म है उसको जो भी अपने गुड्स को जो वो अवेलेबिलिटी मीन्स जो उसकी गुड्स की उपलब्धता है, जो सप्लाई है वो रेगुलरली होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए। वहाँ पर किसी तरह की डिले नहीं होनी चाहिए। बट क्योंकि ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पर कंपनी को और भी बहुत सारे काम होते हैं, जिससे कि कंपनी जो है वो स्टॉक्स के मेंटेनेंस में उसको डिफ़िकल्टी होती है, वो ईज़िली स्टॉक्स को मेंटेन नहीं कर पाती है, उनके रख रखाव में थोड़ी सी उसको डिफ़िकल्टी फेस करनी होती है। बट यही अगर यहाँ पर मिडिल मैन होते तो कंपनी ईज़िली जो अपने स्टॉक्स हैं उनके पास ट्रांसफ़र कर देती, जिससे कि यहाँ पर कंपनी को किसी भी तरह का स्टॉक का मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता। बट क्योंकि ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है इसीलिए यहाँ पर कंपनी को थोड़ा सा मेंटेनेंस की नीड होती है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ डिमेरिट है वो है हायर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, हिंदी में उच्च वितरण लागत। हिंदी में उच्च वितरण लागत। स्टार्ट करते हैं। The channel of distribution in direct exporting may be lengthy. It has to carefully decide the most appropriate channel to link the domestic operations to the overseas channel.
डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो थोड़ा सा कंपनी का लेंदी होता है, और यहाँ पर कंपनी को ये बहुत ही एप्रोप्रिएटली बहुत ही अच्छे से ये डिसाइड करना होता है मोस्ट एप्रोप्रिएट हमारा कौन सा चैनल होगा जो कि डोमेस्टिक ऑपरेशंस एंड ओवरसीज चैनल्स को लिंक कर सके। मीन्स जो भी एक्सपोर्टिंग फर्म है उनके फर्म को और जो भी इंटरनेशनल मार्केट है उनके चैनल्स को दोनों को लिंक करने के लिए एक्सपोर्टिंग फर्म को एक एप्रोप्रिएट चैनल को डिसाइड करना होता है। प्रेजेंस ऑफ मिडिलमैन इन द चैनल इज़ अनअवॉइडेबल, क्योंकि मिडिलमैन का प्रेजेंस इस चैनल में अनअवॉइडेबल होता है, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली आपका अप्रोच करना फॉरेन मार्केट में ये किसी भी एक्सपोर्टिंग फर्म के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है। इसीलिए कंपनियां जो होती हैं उनको हाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पे करना होता है। एज मिडिल मैन चार्ज हायर मार्जिन द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स हाई, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में भी कंपनियों को एक्सपोर्टिंग फर्म को कोई ना कोई मिडिल मैन की नीड ज़रूर होती है, क्योंकि मिडिल मैन जानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली उनको ही डिस्ट्रीब्यूट करना है या प्रोडक्ट की सप्लाई करनी है, तो वो हायर मार्जिन्स चार्ज करते हैं, जिससे कि कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो भी हाई हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट डीमेरिट जो है वो है आपका ग्रेटर मैनेजरियल एबिलिटी। ग्रेटर मैनेजरियल एबिलिटी, अधिक प्रबंधकीय योग्यता, अधिक प्रबंधकीय योग्यता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इज दैट इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज़। एक डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग का एक डिसएडवांटेज, एक हानि ये भी होती है, डीमेरिट, कि यहाँ पर लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व होती है। द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, शिपिंग, फाइनेंसिंग, कलेक्शन एक्सेट्रा रिक्वायर ग्रेटर मैनेजरियल एबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द एक्सपोर्टर। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग है, एक्सपोर्टिंग फर्म डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रही है, सप्लाई कर रही है अपने प्रोडक्ट्स का फॉरेन मार्केट में, और यहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। ये जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि आपका डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड होती हैं, शिपिंग से, फाइनेंसिंग एंड कलेक्शन से, इन सभी वर्क को परफॉर्म करने के लिए ग्रेटर मैनेजरियल एबिलिटी की भी नीड होती है एक्सपोर्टर को। When the exporter has competence to deal with these technicalities, he can't succeed in the foreign market. और अगर जो मैनेजर है उसके अंदर ये सारी एबिलिटी नहीं है कि वो एक साथ या ईज़िली इन लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कर सके, तो यहाँ पर अगर मैनेजर के अंदर ये एबिलिटी नहीं है तो यहाँ पर जितनी भी जो वो उनको डील ना कर सके अच्छे से सारी फॉर्मेलिटीज़ को, तो जो एक्सपोर्टिंग फर्म है वो फॉरेन मार्केट में सक्सीड नहीं हो सकती। क्लियर है? तो ये था आपका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। क्लियर है? तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, सो द प्रेजेंट क्लास इज ओवर।